हेलो, जय हिंद मेरे दोस्त। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आप अपने पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं सौरभ कुमार, सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 9th फिजिक्स का जो पहला अध्याय है विज्ञान और मापन, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। यह चैप्टर जो है क्लास 9th के लिए आपके लिए तो जरूरी है ये है, लेकिन आप अब जो है आप क्लास 9 से 10th में जाइएगा और 10th से जब 11th में जाइएगा तो आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा यूनिट एंड मेजरमेंट का, यानी वहां पर आपको मापन और मात्रक नाम का वो चैप्टर मिलेगा जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसका बेसिक कुछ कुछ बात जो है क्लास 9th के पहला ही अध्याय में दे दिया गया है, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण विज्ञान के बारे में पढ़ना है कि विज्ञान आखिरकार होता क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है मापन के बारे में, और संपूर्ण बातें जो है आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो मोबाइल को ऐसे रोटेशनल मोड में रख लीजिए, ताकि आपको सब कुछ एकदम फ्रेश और तरो ताजा दिखे। तो बने रहिए वीडियो के आगे आज की क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको बताने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से तो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि विज्ञान आखिरकार होता क्या है। तो आपको सबसे पहले बात में समझना है कि विज्ञान आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे साइंस, तो समझने का प्रयास कीजिए कि साइंस होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय। तो साइंस का 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम आज के इस वीडियो में ओनली वन फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके बाद अगर केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री का मुख्य शाखा होता है। केमिस्ट्री को भी 3 ब्रांच में बांट दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो तीनों केमिस्ट्री के बारे में हम वहां पर आपको विशेष प्रकार से जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है ओनली वन फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ के बारे में जानना है। यहाँ पर आपको विज्ञान के बारे में जानना है। अब जब आप विज्ञान का खंडन कीजिएगा इस प्रकार से, अगर विज्ञान के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले विज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अगर इसी विज्ञान को हम इस प्रकार से खंडित करेंगे तो पहला निकलेगा बी और दूसरा निकलेगा यहाँ पर ज्ञान। यहां पर आपको समझना है कि बी का जो अर्थ होता है यहाँ पर विशेष, उसके बाद ज्ञान का अर्थ तो ज्ञान होता ही है। तो आप एकदम सिस्टमैटिक ढंग से एक सिंपल परिभाषा क्या प्राप्त कर सकते हैं कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्योंकि जब विज्ञान का खंडन कीजिएगा तो पहला है यहाँ पर बी और दूसरा है ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। साधारण भाषा में हम आसानी से कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए इसका परिभाषा। आसानी से आसानी भाषा में हम लिख सकते हैं कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एकदम सिस्टमैटिक ढंग से कि लिखेंगे कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन आपको यह भी समझ करके रखना है, आप क्लास 9th में आ गए हैं। यह जो है एकदम बच्चा वाला परिभाषा है कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, क्योंकि विज्ञान को हम यहाँ पर खंडन करके यहीं से इसका परिभाषा, यहीं से इसका डिफिनेशन निकाल ली है कि विशेष ज्ञान को ही हम लोग कहेंगे विज्ञान। लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड परिभाषा लिखने के लिए क्या करना होगा? स्टैंडर्ड परिभाषा, जब भी हम लोग साइंस के क्षेत्र में कार्य करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि प्रयोगशाला में आप जा रहे हैं और प्रयोगशाला में आप साइंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपके अंदर सावधानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धड़पड़ी में गए और कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो सबसे पहले आपको सावधानी बरतना होगा। अगर आप धड़पड़ी में जाकर कोई भी प्रयोग कीजिएगा तो वहां विस्फोटक रूप हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर, तो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले आपको सावधानी बरतना है, यानी सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य को करना है। उसके बाद अगर साइंस के क्षेत्र में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रयोग करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कभी एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं है, कुछ प्रयोग किए ही नहीं है और कोई बीमारी का तोड़ लगाने के लिए चल गए हम प्रयोगशाला में, तो ऐसे में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपके अंदर सावधानी होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रयोग करना आना चाहिए, और प्रयोग ऐसे नहीं होना चाहिए
कि जहां तहां प्रयोग करना शुरू कर दिए। तो सावधानी पूर्वक आपको कोई भी कार्य करना है साइंस के क्षेत्र में, उसके बाद आपको प्रयोग करना आना चाहिए, और उसके बाद जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको क्रमबद्ध तरीका से कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 4 लिख दिए, 4 के बाद जो है 10 लिख दिए, उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। आपके अंदर सावधानी होना चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको क्रमबद्ध तरीका से करना आना चाहिए। तो इसी से हम साइंस का परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का परिभाषा प्राप्त करेंगे कैसे, कि सावधानी व क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। यानी साइंस के क्षेत्र में कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर में पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए, सावधानी होना चाहिए। धरपड़ी में कोई भी कार्य कीजिएगा तो वहां कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएगा। और साइंस के क्षेत्र में अगर कोई भी कार्य आप बड़ा बड़ा परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं और उस कंडीशन में आप कोई भी गलती कर दीजिएगा तो समझ लीजिए आपकी एक लापरवाही के कारण, अभी जैसे आप देखे होंगे कि कुछ ही दिनों की बात है, एक प्लेन क्रैश कर गया था। तो किसके कारण प्लेन क्रैश कर गया था, कि इंजीनियर लोग जो है कुछ ना कुछ गलतियां वहां पर कर दिया होगा, जिस कारण से प्लेन जो है वहां पर क्रैश कर गया। इसीलिए साइंस के क्षेत्र में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य को करना आना चाहिए। और उसके बाद आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं तो वह प्रयोग जो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आना चाहिए। और कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीका से करना आना चाहिए, सिस्टमैटिक ढंग से करना आना चाहिए, तभी आप जो है साइंस के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम साइंस का परिभाषा, विज्ञान का परिभाषा क्या प्राप्त कर सकते हैं, कि सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक स्टैंडर्ड परिभाषा यहाँ पर हो सकता है कि सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से विज्ञान का परिभाषा क्या हो सकता है, तो समझने का प्रयास कीजिए। एकदम सिंपल वे में विज्ञान का परिभाषा होगा कि सावधानी व, लिखेंगे हम यहां पर, सावधानी व क्रमबद्ध से, सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यह डिफिनेशन काफी स्टैंडर्ड लेवल का माना जाता है। इसको आप काफी आसान तरीका से याद रख सकते हैं, क्योंकि साइंस के क्षेत्र में आप काम करिएगा, अगर आपके अंदर में सावधानी नहीं है, धरफड़ी है, तो आपकी एक धरफड़ी के कारण न जाने क्या से क्या हो सकता है। इसीलिए साइंस के क्षेत्र में जब भी एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने आप में डिसिप्लिन लाइए और सबसे पहले सावधानी बरतिए। ऐसा नहीं कि आपकी एक गलती के कारण हजारों लाखों व्यक्तियों का जीवन दांव पर कहीं पर लग जाए। तो इसी को कहेंगे हम लोग साइंस, यानी सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि विज्ञान को जो है 3 भागों में बांटा गया। अब उतना डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग क्लास 9th में है, उतना आप एग्जैक्ट भी नहीं कर पाइएगा। वैसे तो बहुत चीज है साइंस के बारे में। अब साइंस का उत्पत्ति कैसे हुआ तो प्राचीन काल से उठाना होगा, तो काफी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा और आपके एग्जाम में वहां से कुछ पूछने वाला है भी नहीं। तो वैसा नॉलेज के लिए तो पढ़िए ही, साथ में आपका रिजल्ट भी पूरी तरह से एकदम बूस्ट हो जाए उसके लिए भी पढ़ाई कीजिए। नॉलेज के साथ साथ आपका रिजल्ट भी बेहतर हो, इसके लिए हम इस चैनल पर आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं विज्ञान क्या है। तो सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। अब बात करेंगे कि विज्ञान का वर्गीकरण के बारे में। अब आपको जानना है कि विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान का वर्गीकरण। अब आपको समझना है कि विज्ञान का वर्गीकरण यानी कि विज्ञान आखिरकार होता है कितने प्रकार का। तो देखिए, जिस प्रकार से आप अगर 8th क्लास में थे तो वहां पर आपको विज्ञान में एक ही में सब कुछ घोल मकोल करके खिला दिया जाता था, पढ़ा दिया जाता था।
लेकिन आप वहीं से क्लास 8 से 9th में जाइएगा तो आपको वहां पर काफी संख्या में जाकर के विद्यार्थी हो जाता है, तो आपको विद्यार्थी को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। आपको रखा जाएगा खंड ए में, किसी को खंड बी में, किसी को खंड सी में, यानी सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। तो अलग अलग आधार पर जो है क्लास 9th में जाइएगा तो विद्यार्थियों का विभाजन भी कर दिया जाता है। उसी प्रकार से साइंस को समझने में, पढ़ने में सुविधा हो, इसीलिए साइंस को भी 3 वर्गों में बांट दिया गया, 3 ब्रांच में विभाजित कर दिया गया। अब देखिए 3 ब्रांच में किस प्रकार से विभाजित किया गया साइंस को। अभी तक अगर आप क्लास 8 में थे तो आपको मात्र एक ही विज्ञान का किताब था, लेकिन जब 9th में जाइएगा तो 3 किताब हो जाता है। तो विज्ञान को 9th में जाते ही आपको जो है 3 ब्रांच में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान। साइंस को फिर 3 ब्रांच में बांट दिया गया इस प्रकार से। सबसे पहला था भौतिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। दूसरा था रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। और एक और होता है तीसरा, जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम बायोलॉजी। तो जिस प्रकार से स्टूडेंट का हाजिरी लगाने में सुविधा है तो स्टूडेंट को अलग अलग कैटेगरी में 9th में जाते ही बांट दिया गया, उसी प्रकार से साइंस को पढ़ने में, समझने में, लिखने में सुविधा हो, इसके लिए साइंस को भी 3 ब्रांच में बांट दिया गया। पहला बांटा गया भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा जीव विज्ञान। भौतिकी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, रसायन शास्त्र जिसको हम लोग कहेंगे अंग्रेजी में केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में बायोलॉजी। अब वैसे तो भौतिकी को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, मॉडर्न फिजिक्स अलग होता है। उसके बाद रसायन शास्त्र को जो भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपको 11th क्लास में जाकर के पढ़ना है, अभी उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। और जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान अलग और वहां पर जंतु विज्ञान के लिए अलग। तो आपको इतना जानना है भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, विज्ञान का 3 ब्रांच के बारे में ही जानना है। जरूरत पड़ने पर हम आपको आगे भी बता देंगे। सबसे पहले समझिए कि विज्ञान को 3 ब्रांच में बांट दिया गया, भौतिकी, रसायन शास्त्र और तीसरा है जीव विज्ञान। भौतिकी जिसको हम लोग कहेंगे फिजिक्स अंग्रेजी में, केमिस्ट्री को कहेंगे यहाँ पर, रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में कहेंगे केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान को कहेंगे हम लोग अंग्रेजी में बायोलॉजी। अब समझिए हम यहाँ पर फिजिक्स का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग में लगा लीजिए, अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो भौतिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको जानना है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, फिजिक्स के अंतर्गत जब भी बात होता है, आखिरकार यह भौतिकी शब्द जो है, फिजिक्स शब्द जो है, कहां से लिया गया है। तो जितना भी शब्द का उत्पत्ति हुआ है वो अधिकतर शब्द का उत्पत्ति हुआ है ग्रीक अल्फाबेट से, ग्रीक भाषा से। यूनान का एक भाषा होता है ग्रीक, अधिकतर भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है ग्रीक अल्फाबेट से हुआ है, ग्रीक भाषा से। तो यह भौतिकी शब्द जो है, आपको जानना है कि भौतिकी शब्द जो है ग्रीक भाषा के, भौतिकी शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस नामक शब्द से लिया गया है। भौतिकी शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से लिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि भौतिकी शब्द कहां से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से लिया गया है। और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है, आपको समझना है यहां पर कि जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो भौतिकी के अंतर्गत हम लोग वही पढ़ते हैं कि प्रकृति में हो रहे जो भी घटना है, यानी प्रकृति में होने वाले घटनाओं का जो अध्ययन साइंस के जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, साइंस के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो आपको जान करके रखना है, ध्यान में रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है
कि भौतिकी शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो भौतिकी का हम एकदम सिस्टमैटिक ढंग से परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं। क्या परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं कि प्रकृति में हो रहे घटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है, यानी कि फिजिक्स कहलाता है। तो आपको याद करके रखना है, प्रकृति में घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति में हो रहे घटनाओं का अध्ययन प्रकृति में हो रहे घटनाओं का अध्ययन भौतिकी अर्थात फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स कहलाता है। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। तो विज्ञान में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विज्ञान आखिरकार होता क्या है। विज्ञान का जब खंडन करेंगे तो बीजोड़ ज्ञान यानी विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आपको समझना है कि विज्ञान का जो सिस्टमैटिक ढंग से परिभाषा हो सकता है कि सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद विज्ञान का जो है वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद विज्ञान को 3 ब्रांच में बांट दिया गया, 3 शाखाओं में बांट दिया गया, जिसमें से पहला था भौतिकी, दूसरा था रसायन शास्त्र और तीसरा था यहाँ पर जीव विज्ञान। भौतिकी को हम लोग कहेंगे फिजिक्स, रसायन शास्त्र को कहेंगे केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को कहेंगे बायोलॉजी। और भौतिकी क्या होता है, क्योंकि हम लोग भौतिकी पढ़ रहे हैं यानी कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। यह भौतिकी शब्द जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से लिया गया है और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। तो आसानी से हम भौतिकी का परिभाषा, भौतिकी का डिफिनेशन प्राप्त कर सकते हैं कि प्रकृति में हो रहे घटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। अब आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जब भी अध्ययन करेंगे ठोस पदार्थ का, जैसे कहीं पर पंखा चल रहा है, पंखा के बारे में हमको कोई भी चीज बनाना है, पंखा ही बनाना है तो फिजिक्स के अंतर्गत। अगर एरोप्लेन बनाना है तो वो भी हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। लेकिन कोई लिक्विड दवा बनाना है, चाहे किसी बीमारी का एंटीडोट बनाना है तो उसको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत ले जाते हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको दवा गोली जो भी बनाना है केमिस्ट्री के अंतर्गत बनाते हैं। लेकिन जो भी वाहन संबंधित बनाना है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी बनाएंगे वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार, फिजिक्स के रूल के अनुसार और फिजिक्स के नॉलेज के बेस पर हम किसी भी चीज को तैयार कर पाएंगे। तो इतना बात आपको याद रखना है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, अब बात करने वाले हैं हम आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। मैंने बताया आपको कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। वो सावधानी व क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस के क्षेत्र में आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करना आना चाहिए और जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसको पूरी तरह से 100% आपको उस पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आगे जाकर के सक्सेस हो जाए। तो चलिए अब आगे का बात करने वाले हैं। अब आपको समझना है कि भौतिकी का जो पिता माना जाता है, फिजिक्स का जो फादर माना जाता है, किसको माना जाता है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। तो फिजिक्स का जो पिता माना जाता है, आपको समझ करके रखना है कि भौतिकी के पिता सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन को माना जाता है। यानी भौतिकी का जो पिता माना जाता है सर आइजक न्यूटन को। यानी फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो सर आइजक न्यूटन। आखिरकार सर आइजक न्यूटन ही क्यों है, अलग अलग वैज्ञानिक आए, थेल्स आए, उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए यहाँ पर फिजिक्स के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए। लेकिन फिजिक्स का पिता न्यूटन साहब को ही क्यों माना जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा खोज माना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का। और गुरुत्वाकर्षण बल जिसके कारण हम लोग पृथ्वी पर अटके हुए हैं, नहीं तो उधर से उधर वातावरण में तैरते रहते। लेकिन साइंस के क्षेत्र में जो हम लोग फिजिक्स के क्षेत्र में जो है न्यूटन साहब क्या किया, सबसे बड़ा खोज गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर दिया, जिसके कारण उसको जो है फिजिक्स का फादर माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स। आपको अगर परीक्षा में पूछे कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स, तो फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के पिता किसको माना जाता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन साहब को। फिजिक्स का जो पिता माना जाता है न्यूटन साहब को, क्योंकि यह जो है साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में जो है
सबसे बड़ा भूमिका निभाया है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर दिया, जिसका खोज करने में बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है हड़बड़ा गए। उसको कुछ था पता नहीं था। साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले कोई वैज्ञानिक आया था तो वह है न्यूटन, जिन्होंने एक सेब के बल बदौलत जो है पूरा गुरुत्वाकर्षण बल का खोज करके रख दिया। हम आगे इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जब आपको मोशन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें संपूर्ण बातें करेंगे कि किस प्रकार से न्यूटन साहब बगीचे में गए थे और उसके सर पर वो सेब गिर गया था और जिस कारण से वह आज गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर दिया और बड़ा बड़ा अपना इक्वेशन खड़ा कर दिए, जिस इक्वेशन को पढ़ने में स्टूडेंट का जो है वहां पर स्क्रू ढीला हो जाता है। तो बात करेंगे हम आगे, जब गति चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, मोशन चैप्टर पढ़ाएंगे, किस प्रकार से न्यूटन साहब जो है फिजिक्स के क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। आपको पढ़ करके काफी ज्यादा आनंद मग्न हो जाएंगे आप। तो चलिए आप बात करते हैं आगे। अब उसके बाद आपको जानना है कि विज्ञान जो है एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। विज्ञान कभी भी बंद नहीं हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रत्येक देश सोचता रहेगा। चाहे भारत को ही यहाँ पर मान लीजिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है कुछ ना कुछ देश के अंदर जो है कुछ ना कुछ वृद्धि हो रहा है साइंस के दृष्टिकोण से। तो विज्ञान एक निरंतर चलने वाला मानवीय प्रक्रिया है, यानी मानव के द्वारा यह कभी भी बंद नहीं होने वाला है। तो आपको यह भी बात याद करके रखना है कि विज्ञान जो है निरंतर निरंतर चलने वाला एक मानवीय प्रक्रिया है। यह बात आपको याद रखना है कि विज्ञान निरंतर चलने वाला एक मानवीय प्रक्रिया है। तो बस इतना बात आपको जो है विज्ञान के विषय में याद करके रखना है। विज्ञान के विषय में आपको इतना बात याद करके रखना है। अब हम बात करने वाले हैं मापन के बारे में। तो अब बात करेंगे हम मापन के बारे में। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो मोबाइल को सबसे पहले हम आपको बता दूं कि रोटेशनल मोड में रख लीजिए इस प्रकार से, ताकि आपको देखने में समझने में किसी प्रकार का समस्या ना हो। तो अब बात करते हैं हम मापन के विषय में, यानी कि मेजरमेंट के विषय में। विज्ञान के बारे में आपको बेसिक बात इतना चीज याद करके रखना है, इतना चीज को ध्यान में रखना है कि विज्ञान जो है निरंतर चलने वाला मानवीय प्रक्रिया है, यह कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, कभी भी बंद नहीं हो सकता है। अब उसके बाद मापन के बारे में हम बात करने वाले हैं, मापन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मेजरमेंट, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे मेजरमेंट। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्लास 11th में जब जाइएगा तो पूरा चैप्टर इसी से भरा हुआ है और विद्यार्थी सब अगर यहाँ से पढ़ करके नहीं गया रहता है वहां पर तो उसको बिल्कुल नया लगता है ये सब देखने में और वहां पर काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अब ये पढ़ लेते हैं इन सभी बातों को तो आगे जाकर के कुछ ना कुछ आपके लिए सुविधा जरूर होगा। समय पर कोई भी चीज आप करिएगा तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। अगर आप समय को यूं ही गवाइएगा तो कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर गड़बड़ी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एटीट्यूड किसी के पास है तो वह समय के पास है। अगर आप आज समय को समय नहीं दीजिएगा तो कल आपको बुरी तरह से वो ठुकरा देगा और आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो चलिए आप बात करते हैं मापन के बारे में। उसके बाद आपको समझ के रखना है कि विज्ञान जो है पूरी तरह से मापन पर ही आधारित है। विज्ञान किस पर आधारित है? तो पूरी तरह से मापन पर आधारित है। याद रखना है कि विज्ञान पूरी तरह, यानी विज्ञान मापन पर ही आधारित है, मापन पर ही आधारित है। विज्ञान जो है मापन पर ही आधारित है। बिना मापन के विज्ञान के क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस मार्कर का ही साइज आपको मापना है तो इसको हम मीटर में मापेंगे कि सेंटीमीटर में मापेंगे, इसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ पैमाना होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है पूरी तरह से मापन पर आधारित है। जैसे मार्कर को मापना है तो हम यहाँ पर थोड़ा छोटा है तो इसको सेंटीमीटर में मापेंगे, लेकिन इसी से हम कोई बड़ा चीज ले लेंगे, कोई भी वस्तु, यहाँ पर वस्तु तो मेरे पास नहीं है, कोई बड़ा, अगर इतना बड़ा छड़ी रखा हुआ है, इतना बड़ा छड़ी, इस छड़ी को मापेंगे तो मीटर में मापेंगे। जैसे एक हाथ का 1 मीटर होता है, यहाँ तक लगभग 1 मीटर होता है। तो हम किसी भी पैमाना को मीटर में मापने का प्रयास करते हैं तो सबका सब साइंस के अंतर्गत ही आता है। यानी विज्ञान जो है पूरी तरह से मापन पर ही आधारित है। अब उसके बाद आपको क्या जानना है कि किस प्रकार से मापन के बारे में पढ़ना है। अब मापन से ही मिलकर के एक मात्रक के बारे में आपको पढ़ना है। अब बात करने वाले हम मात्रक के बारे में। तो सबसे पहले मात्रक के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट।
तो यूनिट के बारे में समझिए कि आखिरकार यूनिट क्या होता है। मात्रक हम जो है किसको कहेंगे, इसके बारे में आपको समझना है। तो कोई भी राशि हो, अब राशि क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। तो कोई भी राशि हो, उसके माप के लिए हम कुछ ना कुछ हमको जो है मापों की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे किसी भी राशि को मापना हो, किसी भी वस्तु को मापना हो, उसके लिए कुछ ना कुछ यूनिट की आवश्यकता हमको पड़ेगी ही। उसी यूनिट को जो है, उसी मापन को जो है हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे मार्कर को हमको यह साइज जो है दिखाने के लिए, इस साइज को कैसे मापेंगे, इस साइज को मापने के लिए हमको कुछ ना कुछ यूनिट की आवश्यकता पड़ेगा, कुछ ना कुछ मात्रक का आवश्यकता पड़ेगा। उसी मात्रक को हम लोग कहेंगे, कुछ जो यूनिट का आवश्यकता पड़ेगा, जो मापांक का हमको आवश्यकता पड़ेगा, उसी मानक माप को हम लोग मात्रक कहते हैं। यानी साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी राशि के माप के लिए हमको कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसी मानक माप को हम लोग मात्रक कहते हैं। तो लिखेंगे हम विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि किसी भी राशि के माप के लिए, किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की, कुछ मानक मापों की आवश्यकता, कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसे मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग जो है मात्रक कहते हैं। अब मात्रक के बारे में समझना है कि एक मात्रक क्या होता है, और एक और बात आपको समझ करके रखना है, एक मापांक क्या होता है। तो समझिए, एक मात्रक क्या होता है, आखिरकार मात्रक होता क्या है, कैसे हम लोग मापेंगे। एक मात्रक को आपको जो है समझ करके रखना है कि राशि को व्यक्त करने का जो मानवीय प्रक्रिया होता है, राशि को हम लोग व्यक्त करते हैं। यानी एक मात्रक जो है किसी भी राशि को व्यक्त करने का एक पैमाना होता है। यानी क्या लिखेंगे, राशि को व्यक्त करने के लिए जिस पैमाना का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको सिस्टमैटिक ढंग से कि राशि को व्यक्त करने की प्रक्रिया, राशि को व्यक्त करने की प्रक्रिया, व्यक्त करने की प्रक्रिया। यानी एक मात्रक क्या होता है, किसी भी राशि को व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक मात्रक। उसके बाद एक और बात कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, एक संख्यांक। एक संख्यांक को भी आप समझ लीजिए कि आखिरकार यह एक संख्यांक क्या होता है। तो राशि को व्यक्त करेंगे हम, उसको क्या कहेंगे, राशि को व्यक्त करेंगे हम, उसको कहेंगे यहाँ पर एक मात्रक। लेकिन किसी भी राशि में कितना बार कोई मात्रक आया है, यानी किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक का इस्तेमाल करेंगे, और उसी राशि में कौन सा मात्रक कितना बार आया है। यानी बार बार कोई भी मात्रक आ जाता है, यानी किसी भी राशि के अंतर्गत मात्रकों का जो पुनरावृत्ति है, यानी कोई मात्रक कितना बार आया है, उसी को हम लोग कहेंगे एक संख्यांक। तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं, एक संख्यांक क्या लिखेंगे, किसी भी राशि में मात्रक कितनी बार आई हुई है, उसी को हम लोग कहते हैं एक संख्यांक। यानी किसी भी राशि में, किसी भी राशि में कोई मात्रक कितना बार आया है, उसे एक संख्यांक है। यानी किसी भी राशि को हम लिखेंगे और उसमें कोई भी मात्रक जो है कितना बार आया है, उसी को हम एक संख्यांक कहेंगे। अब आपको समझना है भौतिक राशि के बारे में। तो भौतिक राशि जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर फिर आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो हेडिंग में लगा लीजिए आप भौतिक राशि। अब आपको समझ करके रखना है भौतिक राशि, भौतिक राशि समझने का प्रयास कीजिए बिल्कुल आसान भाषा में। भौतिक राशि को हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज।
भौतिक राशि को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो समझने का प्रयास कीजिए कि भौतिक राशि आखिरकार होता क्या है। तो भौतिकी के अंतर्गत जिस जिस भी नियमों का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी भौतिकी के नियमों को जिस पदों में व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। यानी भौतिकी के नियमों को जिस पदों में व्यक्त किया जाता है उसी को कहते हैं भौतिक राशि। और यह भौतिक राशि जो है उसके बारे में जानना है कि यह आखिरकार कितने प्रकार का होता है, यह भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो भौतिक राशि के बारे में सबसे पहले डिफिनेशन जान लीजिए कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भौतिक राशि जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। तो आज का क्लास हम यहीं पर द एंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा आपके लिए फोर्स भी देना जो है आपके लिए जरूरी नहीं है। आप इतना बात को कल कंप्लीट करके लाइएगा। हम कल जो है इससे नेक्स्ट पार्ट में संपूर्ण बातें बताएंगे कि भौतिक राशि का जो प्रकार होता है, एक आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। संपूर्ण बातें हम इससे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग के तलाश में है तो आप संपर्क कर सकते हैं कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर, जहां पर मेरे द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी जो है काफी शानदार तरीके से करवाया जाता है। और प्रतिदिन आपको जो है 11 AM में इसी प्रकार से क्लासेस जो है मिलते रहेंगे। तो आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बनाया जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।